देयर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें फिक्स करना हो किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टैकी का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग 5 पोजीशन प्रॉपर्टी होता है। इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी। अब लेकिन जब आप पोजीशन यूज़ करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना है, पोजीशन के साथ साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करने से कुछ नहीं होगा। पोजीशन के साथ साथ आपको यूज़ करना पड़ता है 4 और प्रॉपर्टी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। मतलब ये कि अगर आपने किसी एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दिया, लाइक पहले स्टैटिक था, आपने रिलेटिव कर दिया। अब रिलेटिव करने से ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पोजीशन से कहीं और मूव कर जाएगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि टॉप से क्या देना है, बॉटम से कितना रखना है उसे, लेफ़्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हो सकता है कि ये तुम्हारा जो अभी प्रोजेक्ट दिए हैं जो नहीं हो पाया है उसमें काम आ जाएगा। और काम आ जाएगा उसके लिए एक चीज़ और बता देते हैं, काम वाला चीज़, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। क्या बोलते हैं? जेड इन। ये भी बड़ा काम का है और इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अभी आपको अपने प्रोजेक्ट में। जेड इंडेक्स क्या करता है? अगर एक के ऊपर एक कई एलिमेंट आप प्लेस करते हो तो कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर दिखना चाहिए, उसके नीचे कौन सा दिखना चाहिए, उसके नीचे कौन सा दिखना चाहिए, अगर आप ऑर्डर डिसाइड करना चाह रहे हो। जैसे देखो अभी क्या है, इसके ऊपर ये पेपर दिख रहा है, पेपर के ऊपर ये दिख रहा है। अब सबसे ऊपर पेपर दिख रहा है नहीं, और अगर इसको ऐसे कर दे तो अब सबसे ऊपर ये दिख रहा है। पोजीशन सबका क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट का पोजीशन चेंज करना चाहें तो किसका यूज़ करेंगे? पोजीशन मतलब ऑर्डर। पोजीशन मतलब ये नहीं कि टॉप से या लेफ्ट से या राइट से। पोजीशन कहने का मतलब उसका ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं। अलाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। और एक बात, an element having max z index value प्रायोरिटी। जिसका z इंडेक्स वैल्यू सबसे हाई होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा? तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो 9999 डाल दो, किसी का होगा ही नहीं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो ऐसा वैल्यू डाल दो ना सिंगल कि उसके बाद कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कन्फ्लिक्शन का चांस ना हो। आइए देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ज़रा मार्जिन पैडिंग जानते ही होंगे। मार्जिन होता है क्या? एक्सटर्नल स्पेसिंग के लिए, और पैडिंग होता है इंटरनल स्पेसिंग के लिए। अभी कुछ बना हुआ खास तो है नहीं। अब ये जो बना हुआ है मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मान लो किसी को सर्कल कर देना है, सपोज ये जो है इसी को क्या कर लेना है? सर्कल करना है। या चलो बाद में सर्कल करेंगे। अभी क्या रहा है? बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। एक और बॉक्स इसमें बना दें। पहले इस पे समझा देते हैं पोजीशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना बॉक्स लिए हैं? 3 गो। D1, D2, D3। अब क्या करते हैं, आ जाते हैं स्टाइल वाले में। D1 अच्छा कुछ नहीं किए अभी तक। उत्तरी अच्छा इंटरनल लिखा हूँ क्या? हाँ इंटरनल लिखे हैं। अब
देख लेते हैं क्या आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है? नहीं है अभी। सही कर दें? हाँ करना है। तो कहाँ मूव कर जाएं? पहले style.css में आ जाते हैं। बैकग्राउंड वगैरह सेट किया हुआ है। अब मुझे मान लीजिए h1 को टारगेट करना है। h1 पे कोई हमने ये तो लगाया नहीं है, कोई आईडी वगैरह है दिया हुआ? नहीं। तो ठीक है, एक आईडी पहले दे दिया जाए और आईडी दे देते हैं हेडिंग 1। ऐसा दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ क्या लिख दिया जाए? हेडिंग 1। और हेडिंग 1 का कलर कैसा डाल दिया जाए? कलर मान लिया जाए रेड रख लेते हैं। फॉन्ट साइज़ क्या रख लें? फॉन्ट साइज़ मान लीजिए 40 पिक्सल्स का रख लेते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन क्या कर देना है? सेंटर कर देना है। अब देख लेते हैं, कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। अब इसको अपर केस में करना है और इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉन्ट फैमिली अल्गेरियन। और अब इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपर केस में कर देगा इसे। अब मान लो इसको अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन डबल कर देते हैं। अब कुछ इस तरीके से आ जाए। आया? हाँ, टेक्स्ट डबल से पहले क्या लिखना पड़ेगा? अंडरलाइन और उसके बाद डबल। ऐसा आ रहा है ये। अब मुझे ये लगता है कि इसके बीच स्पेस देना है। किसके बीच? वेलकम टू हबनेट और इसके बीच। कल ही तो किए थे हम लोग। क्या इसके लिए लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट ओवरफ्लो ऑफसेट। टेक्स्ट ओवरफ्लो ना, टेक्स्ट टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट। और यहाँ क्या डालना था? कितना वैल्यू डाल दें? हाँ 2 पिक्सल्स अगर डालते हैं तो क्या आ रहा है? हाँ कितना कल डाली थी याद है? 5। सही आ रहा है? अगर थोड़ा और ज़्यादा डालना होगा तो मान लो 8 पिक्सल्स डाल देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं यहाँ तक। अब अंडरलाइन कलर अगर चेंज करना होगा तो टेक्स्ट अंडरलाइन, हाँ साथ ही कलर दे दें, वो भी कर सकते हो। अंडरलाइन कलर भी दे सकते हो या यहीं पे कलर डाल देते हैं। रेड तो पहले से था ही, तो कलर इसका क्या डाल दिया जाए? वाइट डाल दें? वाइट कलर डाल देते हैं। ठीक है, खैर वो छोटा मोटा। मेन आते हैं मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले किसको देख लें? सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं इस वाले डिप को, मेन बॉक्स को। तो मेन बॉक्स के लिए मेन बॉक्स का सबसे पहले क्या लिया जाए? हाइट ले लें। हाइट कितना ले लिया जाए? हाइट 400 पिक्सल्स ले लेते हैं। विड्थ कितना ले लेते हैं? विड्थ ले लेते हैं मान लो 500 पिक्सल्स। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सही है। अब इसको थोड़ा इधर लेके आ जाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? मार्जिन लेफ्ट से 200 पिक्सल लेके आ जाओ और इसको यहाँ पे 600 पिक्सल डाल दो। अब ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इन सारे बॉक्सेस के ऊपर लेकर के आना है और इसमें कलर कुछ अलग डाल दो। इसका अगर हम डाल देते हैं क्या? बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कैसा इसमें डाल दें? ऐसा कुछ यहाँ अलग कलर रहेगा। लगना चाहिए कि कलर है ही नहीं। वाइट डाल दो या वाइट स्मोक डाल सकते हैं। वाइट
स्मोक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, तो बॉक्सेस के लिए हम लोग क्या रखे थे, कॉन्स ना, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स रखना है तो उसको किसके थ्रू टारगेट करें, उसको टारगेट करेंगे कॉन के थ्रू, और इंडिविजुअल कलर चेंज करने के लिए आईडी वगैरह ले लेंगे। तो कॉन को पहले करते हैं। तो कॉन क्या है, क्लास है ना जी, कॉन क्लास है, तो कॉन क्लास ठीक है। इसका क्या डाला जाए, विड्थ ना, विड्थ कितना डाल दूँ, 200 पिक्सल्स। हाइट कितना डाल दूँ, हाइट डाल दीजिए 150 पिक्सल। बॉर्डर देना है, हाँ बॉर्डर देना है कितना, 2 पिक्सल्स। क्या देना है, सॉलिड। कैसा बॉर्डर देना है, यहाँ पे ब्राउन दे देता हूँ। अब आ करके देखें, अब उससे क्या हो गया, बाहर चला गया। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा है ये। तो चलो पहली बात की इसको 100 ही रखता हूँ। इसको 100 रखते हैं और इसे भी 100 रखते हैं। अब तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक लाइन में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। 150 एक लाइन में आना चाहिए था, एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये डिव एलिमेंट है, और डिव एलिमेंट क्या करता है, पूरा विड्थ लेता है, पूरा विड्थ लेता है। अगर मान लो इसी कॉन का हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं और डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन कर देते हैं। अब बताइए कि क्या हाइट और विड्थ इसका स्पेसिफाई होगा, नहीं होगा। तो इनलाइन का ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इनलाइन अगर कर देंगे तो दिक्कत ये होगी, तो जैसे ही इनलाइन कर दिए तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि हाइट विड्थ सेट नहीं कर पा रहे हम लोग। लेकिन जैसे ही हम चाहते हैं कि इसको ब्लॉक कर दें, जैसे ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो दिक्कत ये आएगी कि पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा ही। यहाँ जगह है फिर भी किसी को आने नहीं देगा। तो ये हुआ 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करना। अब हम चाहते हैं 100% विड्थ ये ऑक्यूपाई ना करे, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। अब जैसे ही इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो देख रहे हो कि चीज़ें सही हो गई। अब मुझे इसका थोड़ा विड्थ बड़ा कर देना है, किसका, कंटेनर का। तो कंटेनर का विड्थ हम मान लो कि 700 कर देते हैं यार, चलो कंटेनर का विड्थ 700 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल चिपक करके आ रहा है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए। तो कैसे मार्जिन देंगे, क्या लिखना पड़ेगा मार्जिन देने के लिए, मुझे मार्जिन नहीं बल्कि यहाँ देना पड़ेगा पैडिंग। क्या देना होगा, पैडिंग। और चारों तरफ से देना है, इसलिए सिर्फ लिखेंगे पैडिंग। चारों तरफ से कितना दे देना है, मान लो 30 पिक्सल्स। अब अगर आप देखते हो तो जो चिपक कर के आ रहा था, अब चारों तरफ से क्या है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन है। अब इसके बीच में थोड़ा गैप देना है, सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा, तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देना है तो। या इसके विड्थ को थोड़ा बड़ा कर दें, लाइक 170 कर देते हैं। अब शायद ये पूरा ऑक्यूपाई कर ले, नहीं 170 में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके सही है। चलो एनफ। अब करना ये है कि ये जो बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स 2 लिखा हुआ है, सबको टारगेट करना है, सबको नीचे लेके आना है, लेकिन कलर सब में अलग अलग डाल देना है। कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबको अगर टारगेट करना है तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ क्या लेना पड़ेगा, सेंटर। अब इससे क्या आ गया होगा सेंटर में, हाँ आ गया होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली लाने के लिए क्या लिखते हैं पढ़ना, फ्लोट कहाँ से, फिर आप लाइन हाइट ना,
लाइन हाइट कितना डालेंगे, जितना इसका हाइट है, लाइक 100 पिक्सल्स। अब आ जाएगा ये सेंटर में। अब मुझे सब में कलर अलग अलग डालना है, तो टारगेट करेंगे। पहला क्या था याद नहीं, तो D1 D2 D3 ऐसा था ना। तो पहले टारगेट करता हूँ मैं D1 को, और बैकग्राउंड कलर क्या डाल देता हूँ, मान लो रेड, RGB डालने वाले हैं, R हो जाएगा। फिर दूसरा एक और डाल देते हैं हम लोग D1 D2, और बैकग्राउंड कलर RG मतलब ग्रीन, और उसके बाद D3 बैकग्राउंड कलर ब्लू, D4 और इसका बैकग्राउंड कलर जरा आउटपुट देखते हैं। सारे बॉक्सेस का कलर अलग अलग रखे हैं। अब सवाल ये है कि अभी हम लोग पोजीशन समझने वाले हैं। पोजीशन के लिए एग्जांपल ये हमने कंसिडर किया है। डिस्प्ले तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अगर डिस्प्ले से किसी को गायब करना है, जैसे मुझे D2 को गायब कर देना है, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले क्या करना होगा, नन। अब डिस्प्ले जैसे ही नन करेंगे D2 क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। D2 मतलब बॉक्स 2 गायब हो गया। बॉक्स 1 तो है, 3 है, 4 है। अगर वापस से इसको लाना होगा तो क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब डिस्प्ले ब्लॉक जैसे ही करेंगे तो उस लाइन में फिर किसी को आने नहीं देगा। तो ये सही है नहीं, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करें, या तो कुछ ना करें, नहीं तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, क्योंकि पेरेंट्स को इनलाइन ब्लॉक ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। अब रही बात की पोजीशन कैसे सेट करेंगे। अभी इसका पोजीशन क्या है, स्टैटिक, ठीक है। मान लो हम बॉक्स 1 को नीचे लाना चाह रहे हैं, थोड़ा बॉक्स 1 को नीचे लाना चाह रहे हैं, 100 पिक्सल नीचे लाना चाह रहे हैं, ला सकते हैं क्या। तो नीचे लाने के लिए मुझे टॉप से देना पड़ेगा स्पेस। टॉप से कितना दे दो, टॉप से मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 200 पिक्सल नीचे लेकर के आ जा, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, अभी हिला तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर कभी भी आप ऐसे दे रहे हो और अगर ये नीचे नहीं आ रहा है ना, अब मैं टॉप बोला हूँ, ऐसा नहीं बोला हूँ कि मार्जिन टॉप, ऐसे दो 200 पिक्सल मार्जिन टॉप दिया तो क्या हो गया, सबका सब आ गया। ऐसा तो करना नहीं मुझे, हमें सिर्फ इसको लेकर के आना है। तो हमें यहाँ पे मार्जिन टॉप नहीं देना है, ये गलती सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप देंगे, और टॉप क्या दिए 200 पिक्सल्स। क्या ये काम करेगा, जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि जब आप टॉप बॉटम, ज़रा देखो अभी जो मैंने नोट्स लिखा है कि आप टॉप बॉटम ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं पोजीशन को चेंज करने के लिए, जब उसका पोजीशन प्रॉपर्टी आपने स्टैटिक के अलावा कुछ और रखा है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, स्टैटिक। तो चलिए अब हम लोग रिलेटिव से शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ आते हैं, इसका हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, और पोजीशन क्या डालते हैं, रिलेटिव। क्या डालते हैं, रिलेटिव। अब पोजीशन जैसे ही रिलेटिव डाले, नीचे आ गया, वही आया कि सबको लेके आया, नहीं वही आया। तो सोचिए कि जब हम लोग ख़ास तौर से कोई स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, अभी तुम लोग तो बस ये हो कि कितना जल्दी ख़त्म हो जाए, कैसे ख़त्म हो जाए, सीखने का अप्रोच कम, ख़त्म करने का ज़्यादा है। कोई ढंग का कितना अभी तक टेम्पलेट बनाए हो, टेम्पलेट समझते हो, वेबसाइट का जो पेज का फॉर्मेट होता है उसी को टेम्पलेट कहते हैं। तो कितना टेम्पलेट बनाए अभी तक, बनाए हैं 2-3 को कम से कम, तो बनाइए, ताकि अगर कोई भी कैसे वही स्ट्रक्चर तैयार करके, और क्या, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका हो सकता है, फ्लेक्स बॉक्स का, किसका हो सकता है, पोजीशन का, है ना, डिस्प्ले का, इन सब। अब टेम्पलेट जैसे देखोगे कि हर वेबसाइट का अलग अलग फॉर्मेट होता है यार। कहीं भी जाओ, किसी भी वेबसाइट को, 2-4 अलग अलग पॉपुलर वेबसाइट को विजिट करो, देखो कि उसका क्या फॉर्मेट है। जैसे W3 स्कूल को ही देख लेते हैं,
अब जैसे इसी पे गए हम लोग, खुल जा, जियो का है क्या तुम्हारा? चलो खुलने दो इसको। देखो फॉर्मेट कहने का मतलब जैसे कि जनरली यहाँ पे नैव बार देना है, यहाँ हमें एक अलग स्लाइडर देना है, यहाँ पे एक हेडिंग देना है, नीचे में फूटर देना है, यहाँ कुछ कंटेंट देना है, यहाँ कोई एक राइट स्लाइड बार देना है। अलग अलग फॉर्मेट हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे टेम्पलेट है बना हुआ, एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब देखो सब स्लाइड हो रहा है, लेकिन HTML वाला हो रहा है स्लाइड नहीं हो रहा है। अलग अलग फॉर्मेट है, देख रहे हो? यहाँ पे ऐसे बटन्स है, कुछ हेडिंग्स है, फिर यहाँ पे लिया गया है टेक्स्ट एरिया, उस पर इसको डाला गया है, फिर ऐसा लिया गया है। तो इस तरीके का अलग अलग में क्या बनाना है, टेम्पलेट बना करके रखना है। अलग अलग टेम्पलेट बना के रखेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि फर्दर अगर कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करोगे तो डायरेक्ट उस टेम्पलेट को उसमें यूज़ कर सकते हो। बस कंटेंट ही ना थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, फॉर्मेट तो बना हुआ है पहले। जनरली अगर देखा जाए, जैसे देखो एक फॉर्मेट है कि नहीं, एक ऊपर में पहले मीनू बार दे दिया है, फिर एक दूसरा मीनू बार दे दिया है, 2 है ना, फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया है, एक स्लाइड बार दे दिया गया है जिससे कि आप स्लाइड कर सकते हो। इधर आपका मेन पेज है, इधर कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए लगा दिया गया, इमेजेस वगैरह, है ना। अब बीच में आपका अलग अलग बॉडी में कंटेंट डाला गया है सब, नीचे फुटर में सारा वो लिंक वगैरह या जो भी लिखना है वो सब डाला गया है। तो एक फॉर्मेट बनाना, एक टेम्पलेट सेट करना कि कहाँ क्या होना चाहिए पेज में, ये हम किसके थ्रू कर सकते, ये पोजीशन के थ्रू। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब HTML में कुछ भी लिखोगे तो एक ऑर्डर में आता है सारा एलिमेंट्स, लेकिन हमें ऑर्डर में नहीं चाहिए, बल्कि अपने हिसाब से उसकी पोजीशनिंग मुझे चेंज करनी है। तो ये काम हम किसके मदद से कर पाएंगे? तो कोई भी वेबसाइट देखो, अभी तो थोड़ा नेट स्लो है इसलिए नहीं, कहीं से भी उठाओ, किसी भी वेबसाइट को जाओ, देखो और उसको कॉपी करने की कोशिश करो। ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ, ये कम से कम फॉर्मेट तो बनाओ कि ऊपर मेनू बार, नैप बार, यहाँ स्लाइड बार होगा, यहाँ पेज होगा, इधर इमेज देना है, ये सब बना के रखो। मान लो रिएक्ट के वेबसाइट पे जाते हैं, रहने दो, इसको कल करेंगे हम लोग देख करके, अभी स्लो हो रहा है बहुत। तो ये तो नीचे आ गया, लेकिन एक चीज़ बताओ, देख रहे हो इसका भी कुछ अलग अलग फॉर्मेट है बना हुआ, ये बहुत बेहतरीन है। अगर इसमें किसी भी पेज पे जाओगे तो कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होता, बिकॉज ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। रिएक्ट क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक ही पेज पे कंटेंट क्या हो रहा है, सिर्फ कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता है। ये पावर है रिएक्ट का। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखोगे कि कुछ नहीं चेंज हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन कोई भी दूसरा वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखना थोड़ा देर के लिए घूमेगा। कुछ भी क्लिक करते हैं, मान लो यहाँ CSS पे ही क्लिक करते हैं, घुमा, हाँ पूछो नहीं हो, दूसरा पेज पे जाएगा ना, तो भी ये क्या करेगा, थोड़ा घूमेगा। अब मान लो इसी पे जाते हैं हम, नहीं दूसरा पेज पे जाते हैं, तो भी घुमा कि नहीं घुमा, पेज तो चेंज हुआ ना इंटरनली। यहाँ पे देखिए, अगर हम पाइथन पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी पाइथन वाला पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अरे ये देख रहे हैं रिफ्रेश कर रहा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का पावर ये है कि बिना पेज रिफ्रेश किए हुए कंटेंट को चेंज कर दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ कुछ हो रहा है रिफ्रेशमेंट नहीं, इसको बोलते हैं सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। और रिएक्ट जो रिएक्ट का वेबसाइट बना है वो पूरा रिएक्ट यूज़ करके ही बनाया है। तो टॉप से इसको, चलो फिलहाल के लिए हम लोग आ जाए मुद्दे पे, टॉप से इसको खिसका दिया। लेकिन एक चीज़ गौर कर रहे हैं, ये खिसक तो गया लेकिन किसी को आने नहीं दिया। ये एग्जाम्पल लिए थे कि किरण अपना चेयर वहाँ छोड़ करके यहाँ आ गई, लेकिन किसी को उस पर बैठने नहीं दे रही है। क्यों?
क्योंकि ये रिलेटिव है, रिलेटिव का ये एट्रीब्यूट होता है कि रिलेटिव अपना पोजीशन कभी छोड़ता नहीं है। पोजीशन चेंज भले ही कर लेगा, लेकिन जो उसका ओरिजिन पॉइंट है उसको वो लीव नहीं करता, उसको खाली नहीं छोड़ता। और एक बात और, ये जो है अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज करता है। किसके अकॉर्डिंगली? अपने पेरेंट्स के। तो ये पेरेंट्स इसका था, तो यहाँ से ये 200 पिक्सल पे आया है। गौर कर रहे हैं, यहाँ से 200 पे नहीं आया है। कहाँ से आया है? यहाँ से 200 पे आया है। अच्छा चलिए, इसको वापस हम लोग भेजते हैं अपने पोजीशन पे। इसको हटा देते हैं। इसको जैसे ही हटाएंगे हम, वापस से ये अपने जगह पे चला गया। अब हम बॉक्स 2 को नीचे लाते हैं। बॉक्स 2 को नीचे लाते हैं, लेकिन इसको हम क्या करने वाले हैं? इसका पोजीशन करने वाले हम एब्सोल्यूट। क्या करने वाले हैं? अब अगर कुछ नहीं भी करोगे तो भी देखना ही गायब हो गया होगा। उत्तरी मैंने इसको कहीं से टॉप लेफ्ट राइट नहीं भेजा है, तो भी यहाँ क्या हो चुका? 2 अब हवा में तैरने लगा। 2 का जैसे ही हमने पोजीशन क्या कर दिया? पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, तो 2 के नीचे चला गया कौन? 3। मतलब 2 अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ दिया, इसलिए 2 के नीचे क्या आ गया है? 3 आ गया है। आपको अभी नहीं भरोसा तो इसको मैं इसको क्या करते हैं हम? टॉप से भेज देते हैं। मान लो 100 पिक्सल्स। कहाँ? टॉप से 100 पिक्सल्स। अब ये टॉप आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? टॉप से जैसे ही 100 पिक्सल किए तो ये यहाँ क्यों गया? इसको नीचे आना चाहिए था, क्योंकि ये कहाँ से लेता है? रूट से। कहाँ से लेता है? ध्यान से एक बात और सुनना, या तो ये रूट से लेता है या अपने पोजीशन पेरेंट्स से लेता है। किससे? अगर इसको पोजीशन पेरेंट्स नहीं मिला, अब पोजीशन पेरेंट्स किसको कहते हैं? तो पोजीशन पेरेंट्स वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं, वैसे कंटेनर को कहते हैं जिसका कि स्टैटिक के अलावा कोई और पोजीशन एट्रीब्यूट सेट किया गया है। अभी एक बात बताओ कि ये जो है मेन डिव, इसका हम कोई सेट किए हैं अभी पोजीशन एट्रीब्यूट? किए हैं? अगर हम कुछ नहीं किए तो इसका पोजीशन एट्रीब्यूट क्या है? स्टैटिक। तो स्टैटिक को पोजीशन नहीं बोला जाता है, पोजीशन एलिमेंट बोला जाता है स्टैटिक के अलावा अगर कोई और एट्रीब्यूट है। अगर किसी भी एलिमेंट का स्टैटिक के अलावा अगर कोई और पोजीशन एट्रीब्यूट है तो उसे बोलेंगे पोजीशन पेरेंट्स। तो अभी क्या इसका स्टैटिक के अलावा कोई और है? नहीं है, तो ये पोजीशन पेरेंट्स नहीं हुआ। और अगर ये पोजीशन पेरेंट्स नहीं था, जिसकी वजह से ये पहले देखा अपने पोजीशन पेरेंट्स को, तो पोजीशन पेरेंट्स इसको क्या मिला? नहीं दिखा। नहीं दिखा तो किसके अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन ये चेंज करेगा? रूट के अकॉर्डिंगली। रूट क्या है? तो HTML। रूट क्या है? HTML। तो HTML बोले तो यहाँ से ये चेंज करना शुरू किया। अब आइए, इसमें भी आप 100 के जगह पे क्या डाल दिए? 200 डाल दीजिए। आइए अब कंट्रोल S करते हैं, ज़रा आउटपुट देखें। 200 में तो बहुत नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये 200 देख रहा है। कहाँ से? यहाँ से। अब इसका एक सॉल्यूशन बताएं। पोजीशन पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाना है तो कुछ नहीं करने का, बहुत सिंपल है। बस इसका पोजीशन, किसका? मेन बॉक्स का। मेन बॉक्स कहने का मतलब कौन? ये वाला, ये जो डिव है ना बड़ा वाला, उसका। इसका हम पोजीशन क्या कर दें? इसका पोजीशन कर दें रिलेटिव, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपना पोजीशन ना छोड़े। एब्सोल्यूट करेंगे तो ये भी अपना पोजीशन छोड़ देगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपना पोजीशन ना छोड़े, लेकिन ये पोजीशन पेरेंट्स की तरह बिहेव करे। तो क्या करेंगे हम? रिलेटिव। अब जब रिलेटिव हमने कर दिया इसे, अब ज़रा आकर के देखो, क्योंकि अब कहाँ से ये देख रहा है? यहाँ से 200 पिक्सल देख रहा है। अरे अब अपना पोजीशन भी छोड़ दिया। तो समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में? हाँ कि ना? रिलेटिव हमेशा अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज करता है, चाहे वो पोजीशन हो चाहे ना हो। लेकिन एब्सोल्यूट या तो पोजीशन पेरेंट्स, और अगर पोजीशन पेरेंट्स नहीं मिले तो वो रूट के अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन सेट करेगा। रिलेटिव अपना ओरिजिन पॉइंट कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट अपना ओरिजिन पॉइंट तुरंत छोड़ देगा जैसे ही उसका पोजीशन
वैल्यू क्या सेट करेंगे? एब्सोल्यूट। अब इसके अलावा क्या बचा था, गेस करो। एब्सोल्यूट तक तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड के लिए अगर हम इसे स्क्रॉल करें, पेज को क्या करें, स्क्रॉल करें, तो समझ में आ सकता है ये चीज़ें। तो भैया स्क्रॉल करने के लिए थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या लगाते हैं, कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। नहीं, अब अब ज़रा करके देखें। अब जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो सब कुछ गायब हो जा रहा है, स्क्रॉल सब हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि पहली बात कि ये स्क्रॉल ना हो भाई। कौन? ये स्क्रॉल। वेलकम टू हबनेट स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। कैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो मुझे उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा। किसका? हेडिंग का। क्या करना पड़ेगा? पोजीशन क्या डाल देंगे यहाँ पे? फिक्स्ड। अब जैसे ही इसका पोजीशन हमने फिक्स कर दिया, अब सब ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जा पा रहा है? नहीं, ये फिक्स हो गया अपनी जगह। हाँ, अब जैसे ही हमने इसको फिक्स कर दिया, तो इसका जो अलाइनमेंट था वो डिफ़ॉल्ट होगा लेफ़्ट। लेकिन क्योंकि बाकी तो फ्लोट कर रहा है, इसको हम नीचे लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पोजीशन वाली बात लिखे है ना, इसको पहले लिख दो। कहाँ लिख दो? पहले लिख दो। अब ऊपर से इसमें स्पेस दे दो। क्या दे दो? टॉप से क्या होना चाहिए या बॉटम से क्या होना चाहिए? बॉटम से स्पेस दे देते हैं कितना? 50 पिक्सल्स का। अब ये जो बिल्कुल अच्छा नीचे से अभी हमको क्या देना है? पहले लेफ़्ट से देना है ना। लेफ़्ट से क्या दे देते हैं हम? लेफ़्ट से दे देते हैं 50% या 50, हमको लगता है 400 पिक्सल दे सकते हैं। 400 पिक्सल दे देते हैं। अब ये कहाँ गया? इसके नीचे चला गया। अब इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे। ये जो है, इसी को रिलेटिव रखे थे मेन बॉक्स को, तो इसको टॉप से नीचे लेकर के आ जाओ। टॉप से कितना ला सकते हैं इसको? टॉप से इसे 100 पिक्सल्स लाते हैं। अब देखते हैं चीज़ें बदल रही हैं। तो जब ये टॉप से नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो पैराग्राफ को भी नीचे खिसका लेंगे थोड़ा। नहीं, तो सबको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस पे डाल देते हैं क्या? मार्जिन बॉटम मार्जिन कितना दे देते हैं? 100 पिक्सल्स का। अब मार्जिन बॉटम दे देंगे तो जो इसके नीचे का एलिमेंट होगा, अब सब स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये फिक्स हो चुका है। अच्छा, मार्जिन 100 भी देने से काम नहीं चला है, थोड़ा और ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। मार्जिन मान लो कि 150 दे देते हैं, चीज़ों को थोड़ी सही करने के लिए। चलो यहाँ तक सही है। अब मार्जिन टॉप इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा लेफ़्ट कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप इसको 120 कर देते हैं और इसको लेफ़्ट 460 कर देते हैं। ठीक है, नॉट बैड। इस तरीके से कुछ है, लेकिन देखिए फिक्स करने का फ़ायदा समझ में आ रहा है। सारा पेज ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जितने पोजीशन पे हमने फिक्स किया है वहाँ पे आकर के ये फिक्स हो जा रहा है। अब लेकिन ये इससे कभी कभी ढक भी जा रहा है। हम चाहते हैं ढके नहीं, ये हमेशा क्या रहे? ऊपर रहे। कौन सा? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसका जेड इंडेक्स डाल दो। क्या डाल दो? जेड इंडेक्स डाल दो। इसका एक प्रॉपर्टी होता है जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स ऐसा डाल दो ना जिसका कि कोई तोड़ ही ना। लाइक जेड इंडेक्स इस पर कितना डाल दिया हूँ मैं? 100।
अब कोई भी एलिमेंट स्क्रॉल होगा, लेकिन किससे? इसके नीचे से, इसके ऊपर से स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो जेड इंडेक्स का फ़ायदा समझ में आ रहा है। और अगर जेड इंडेक्स नहीं डाले थे तो ये जब बॉक्स स्लाइड हो रहा था तो इसको क्या कर रहा था? कवर कर ले रहा था। तो एक बड़े प्रोजेक्ट में इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी, जेड इंडेक्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब अगर मान लो किसका जेड इंडेक्स ज़्यादा डाल देते हैं, किसका? मेन बॉक्स का जेड इंडेक्स ज़्यादा डाल देते हैं, क्या? मान लो इसका डाल देते हैं 101। अब क्या होगा जानते हो? अब वापस वही होगा जो पहले हो रहा था, बॉक्स इसके ऊपर से जाएगा। और उसका अगर 102 कर देंगे तो अब मैच यही जीत जाएगा। अब तो जेड इंडेक्स का मतलब ही समझ में आ गया होगा। पोजीशन का भी मतलब समझ में आ गया होगा। पोजीशन में अब आते हैं, स्टिकी का मतलब तो ये फिक्स का मतलब तो समझ में आ गया। अब आते हैं स्टिकी के ऊपर। ऐसा करते हैं, यहाँ गौर से देखो कि सब सही है। जब हम ये कर रहे हैं, अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये जब टॉप में पहुँचे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक तो सही था। उसके बाद ये स्क्रॉल होकर के ऊपर आए, क्या हो? स्क्रॉल होकर के ऊपर आए। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? और उसके बाद फिर ये फिक्स हो जाए। कौन सा? ये वाला बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 के लिए हम क्या करने वाले हैं? यही बॉक्स था ना, ग्रीन वाला। इसका हम पोजीशन क्या देने वाले हैं? पोजीशन देने वाले हैं स्टिकी। और टॉप से किस पे? टॉप से जैसे ही ये जाए किस पे? टॉप से मान लो 50, टॉप से 50 पिक्सल्स पे जाए तो, टॉप से 50 पिक्सल पे जाए तो यहाँ फिक्स कर दिए। अब जैसे ही टॉप से 50 मिला तो ये क्या हो रहा है? सब ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है ऐसे, पहले नीचे आ रहा है, लेकिन टॉप से जैसे ही 50 आएगा, देख रहे हो, ये चिपक जा रहा है। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, बोलेगा हम साथ नहीं छोड़ेंगे। पेरेंट के अकॉर्डिंगली, जब तक पेरेंट है। अब पेरेंट्स जैसे ही क्रॉस होगा तो फिर ये चला जाएगा। तो इस तरह का अगर इफेक्ट कुछ बनाना हो तो हम बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? स्टिकी का यूज़ करके। तो पोजीशन में याद रखो कितना पोजीशन है आपके पास? स्टैटिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। इनफैक्ट हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होंगे यही दोनों का यूज़ कर रहे होंगे। और थोड़ा बहुत जैसे कि चैटबोर्ड वगैरह के लिए अगर कोई देना है तो उन सब के लिए बस, या सोशल मीडिया जो आइकन होता है उसको देना अगर है अपने पेज पे, तो उसको हम फिक्स्ड देते हैं कि पेज स्क्रॉल होता रहे लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो हम लोग इन्हीं तीनों पे सबसे ज़्यादा खेल रहे होंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम लोग रिलेटिव, एब्सोल्यूट। पेरेंट्स को हमेशा बनाओ रिलेटिव, चाइल्ड को बनाओ एब्सोल्यूट, ताकि पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड को जहाँ चाहे वहाँ हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें, मूव करते रहें। लेकिन नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए मैंने पांचों को दिखा दिया आपको, जेड इंडेक्स भी दिखा दिया। अच्छा मान लिया जाए इसी में सबको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, हो सकता है कि नहीं? लेकिन मुझे इसको और इधर लेके आना है, थोड़ा ग्रीन वाले को इधर लेकर के आओ। और कहाँ गया? चलिए टॉप से चलिए, वो सही है। लेफ्ट से क्या डालते हैं? इवन माइनस में भी डाल सकते हो। लेफ्ट में मान लो कि दे देते हैं 50, क्या 50 पिक्सल्स। अब ज़रा देखें कैसा होगा ये। अच्छा स्टिकी कर दिया हूँ ना, पहले इसको स्टिकी नहीं करते हैं, बल्कि इसको क्या करेंगे? एब्सोल्यूट। क्या करेंगे? एब्सोल्यूट करेंगे। हाँ, अच्छा 2 बार लिखा गया। ओहो, अच्छा 2 बार लिख दिए हैं।
अब यहाँ से भी 50 और यहाँ से भी 50 वो ले रहा है, अपने पेरेंट से दोनों तरफ से 50 ले रहा है। अब यहाँ अगर हम लेफ्ट से क्या ले लेंगे, 50 इधर आ गया, और टॉप से भी 50। अब इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, हम चाहते हैं कि रेड वाला इसके ऊपर आए, तो क्या करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स उसका बढ़ा देंगे। बस इसका जेड इंडेक्स क्या कर देंगे, मान लो 2 कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 1 रहता है। अब आ गया इसके ऊपर। तो ख़ास तौर से जैसे कि मान लो एक ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए देंगे आप लोग को कि चलो एक मान लो हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर एक टूल टिप लगाना है, ऐसा कुछ आना चाहिए निकल करके कि जब इस पे होवर करें तो ऐसा कुछ आइकन दिखाई दे और यहाँ पे कुछ पॉपअप आना चाहिए, हेलो, ऐसा कुछ। तो सोचो कि एक तो बटन होगा, अब बटन के नीचे क्या लगाएंगे हम, एक टूल टिप का सिंबल डालेंगे, तो होवर पे चलाएंगे, मतलब आफ्टर बिफोर का भी यूज होगा, इसमें आफ्टर का यूज होगा। और इसका फिर क्या सेट करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स, क्योंकि ये जैसे ही करोगे तो ऊपर में आ जाएगा, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, ये बटन ऊपर रहेगा इसके, तो वहां जेड इंडेक्स का यूज करेंगे हम लोग। चलो, तो जेड इंडेक्स भी समझ में आ गया, पैडिंग वगैरह ऑलरेडी समझते ही हो, डिस्प्ले और पोजीशन हो ही गया। फॉन्ट लगाना बताएं कि नहीं बताएं कभी, नहीं? फॉन्ट लगाना, मान लो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट मान लो हमें चेंज करना है, अपने इसमें फॉन्ट चेंज करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, फॉन्ट ये जैसे कि अभी है लिखा हुआ ना, तो कोई पर्टिकुलर फॉन्ट होगा, चाहे एरियल हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, बताए हैं। फॉन्ट कितने तरीके से लगाया जा सकता है अपने वेबसाइट पे, पेज में, बताए हैं? नहीं, ये जो कुछ लगाते हैं वो बच्चा वाला है। नहीं गया, तो चलो डिटेल में आते हैं हम लोग फॉन्ट के ऊपर। तो आज पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं, अब कुछ असाइनमेंट दे देते हैं, बनाओ, नहीं तो कल फिर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जो आज पढ़ा रहे हैं उसको यूज़ करके, क्योंकि एक दिन पढ़ो और एक दिन प्रोजेक्ट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि CSS अगर बैठेंगे तो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। देखो, हम लोग जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ जो भी फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी फॉन्ट दिखाई दे रहा है, जो भी यहाँ फॉन्ट दिखाई दे रहा है, ये वेब फॉन्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब फॉन्ट। तो अब ये वेब फॉन्ट कैसे लगाते हैं हम अपने वेबसाइट के ऊपर? इससे लगाने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट लिंक यूज़ करो, और दूसरा है कि नहीं, आप उस वेब फॉन्ट को डाउनलोड करो, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखो और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर से उसको ऑफलाइन मोड में लगाओ। 2 तरीका क्या? एक है कि वेब फॉन्ट किसी एक सर्वर पे रखा गया है, वहाँ से आप लिंक को कॉपी करो और डायरेक्ट लगा दो अपने वेब पेज में। दूसरा क्या कि नहीं, आप उसको डाउनलोड करो और डाउनलोड कर करके अपने वेब पेज पे लगाओ। तो 2 अलग अलग अप्रोच हो सकता है अपने वेब पेज में फ़ॉन्ट को सेट करने का। और फ़ॉन्ट सेट करना एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन एक हमारा एक्टिविटीज़ होगा। सोचो कि कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग जब होगा हमारा, तो कंटेंट के लिए कोई एक बेहतर, एक अच्छा फ़ॉन्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि कंटेंट की रीडेबिलिटी भी अच्छी रहे और थोड़ा आई कैचिंग भी लगे। क्या? तो कंटेंट की रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए और थोड़ा उसको कैचिंग बनाने के लिए एक बेहतर फ़ॉन्ट का होना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे हम लोग फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं अपने वेबसाइट में रियल टाइम पे, आओ इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
तो दोनों अप्रोच सीखते हैं। पहले हम देखते हैं लिखेंगे यहाँ पे फ्री वेब फॉन्ट्स, फ्री वेब फॉन्ट्स। अब इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है गूगल फॉन्ट, चलो बेहतर ऑप्शन है, ले लेते हैं इसी को। अब यहाँ बहुत सारा फॉन्ट आपको दिख रहा होगा, अभी हम फॉन्ट्स पे ही है ना। मान लो ये फॉन्ट मेरे को चाहिए सपोज, अब ये फॉन्ट हमें अगर चाहिए तो कितने पिक्सल में चाहिए, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, ये ऑप्शन है। चलो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट गेट फॉन्ट पे। क्या डाउनलोड कर लें इसको, या क्या करना है मुझे? डाउनलोड नहीं करना है बल्कि गेट एम्बेडेड कोड चाहिए। अब जैसे ही गेट एम्बेडेड पे किए तो आप किसके लिए करना चाह रहे हो? वेब के लिए, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, किसके लिए? तो हम वेब के लिए करना चाह रहे हैं भाई। अब वेब के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ दोनों चीज़ें मेरे को मिल रही हैं, गौर से यहाँ पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला चीज़ है जो है वो लिंक है और दूसरा है CSS है। मतलब इसको आपको कहाँ पेस्ट करना पड़ेगा? अपने HTML पेज में, और इसको कहाँ पेस्ट करना होगा आपको? अपने CSS में। ये चीज़ हम पहले ही बताए थे, सेम टाइप का। क्या याद है? फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक और फिर फॉन्ट ऑसम आइकन। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस कोड को पहले, और इस कोड को कहाँ लिंक कर लेंगे? आ जाते हैं अपने HTML में, और कहाँ पेस्ट करेंगे इसको? ऑफ कोर्स यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा इसका अलाइनमेंट सही कर लेते हैं हम लोग, सही है। अब मुझे इसके बाद इस पैराग्राफ पे की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है सपोज, चलो पी पे ही अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, नहीं और नहीं तो इसका कुछ आईडी दे देते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या है, मुझे ये चाहिए, क्या? ये पॉइंट। तो इसे भी हम कॉपी करेंगे, इसको कहाँ डालेंगे? CSS में। अब CSS में कहाँ डाल दिया जाए इसे? पैराग्राफ की तो फॉर्मेटिंग अभी तक नहीं न किए हैं, कंट्रोल भी ये कर दिया हमें। अब ये अप्लाई किस पे करना है? इस पे करना है, ये कोई क्लास बना होगा उसके लिए है। मुझे तो ये किस पे अप्लाई करना है? पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? P, कंट्रोल S। अब अगर हम लोग अपने पेज पे आकर के देखें, देखो और बताओ कि कुछ हुआ क्या? चेंज हुआ? तो ऑनलाइन कैसे हम लोग फॉन्ट लगाते हैं अपने पेज के ऊपर, वो सीखे हम लोग। नॉर्मल फॉन्ट को नहीं डालना है, वेब फॉन्ट को डालना है आपको, इसीलिए वेब फॉन्ट को पहले सर्च करिए और तब लगाइए। अब मान लीजिए कि ये जो है 400, फॉन्ट वेट तो ठीक है, फॉन्ट साइज़ तो नहीं दिया गया है कि दिया गया है? फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ क्या ले लेते हैं हम लोग? लार्ज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लार्ज। अब देखते हैं कैसा आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है पहले से। तो और क्या दे सकते हैं? क्या यहाँ पे हम लोग 50 पिक्सल्स दे सकते हैं? अच्छा, अगर और कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेना होता तो क्या करते? आ जाते हैं यहाँ पे वापस। मान लो ये फ़ॉन्ट मेरे को नहीं अच्छा लगा, मुझे कोई और फ़ॉन्ट चाहिए, वापस से आ जाएंगे हम इसके ऊपर। ये भी ढंग का लग रहा है, इसको ले सकते हैं हम लोग। नहीं, क्या नाम है? गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगर इस फ़ॉन्ट को लेना है तो पहला तरीका क्या है? इसको उठाओ और कहाँ डालो? अपने CSS बोलिएगा, अपने HTML के हेड सेक्शन में डालिए लिंक को। अब इस काहे को
मान लीजिए हमको दोनों फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो हम दोनों यूज़ करके दिखाने के मूड में हैं, कोई दिक्कत? कॉपी कर लिए। आइए अब इसी पैराग्राफ को बांट देंगे दो पार्ट में। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको भाई क्या हुआ इसको, अब नीचे आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक नया पी शुरू कर देते हैं। नीचे तो पी बंद हुआ ही है, क्या यही ना? अब 2 पी हो गया, लेकिन इसका कुछ आईडी दे देता हूँ। आईडी इसका क्या दे दूँ, P2 दे दूँ, चलेगा? और ऊपर वाले का आईडी क्या देना पड़ेगा फिर? ऊपर वाले बोले तो ये ना, आईडी इसका दे देता हूँ P1। अब टारगेट कर लें, कंट्रोल भी, और यहाँ क्या देना पड़ेगा मुझे? पहली बात की तो आईडी करना पड़ेगा जी, और दूसरी बात की इसका कहानी बदलना पड़ेगा P2, ठीक है? कंट्रोल एस। अब आ जाते हैं अपने कोड में। अब देख रहे होंगे कि आपका दो तरह का फॉन्ट अप्लाई होगा, है? लेकिन अगर ऑफलाइन फॉन्ट आपको लगाना होगा तो कैसे लगाइए? ये तो है कि ठीक है सर्वर पे है तो, और अगर मान लीजिए अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म है तब तो फॉन्ट हाँ फॉल डाउन होगा, नीचे जाएगा। नहीं तो अब हमें डाउनलोड करके कैसे लगाना है वो सिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहाँ आ जाएंगे, गूगल सर्च पे आ जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डाउनलोड फ्री वेब। अब आपको एक चीज़ और जान करके हैरानी हो सकता है कि अच्छा अगर फ़ॉन्ट चाहिए होता है तो इसके लिए हमें पे करना होता है। अगर अच्छा फ़ॉन्ट चाहिए मुझे तो इसके लिए पे करना होगा, फ़ॉन्ट को भी ख़रीदना पड़ता है। अगर हमें अपने वेबसाइट के लिए कोई अच्छा सा वॉलपेपर चाहिए तो वॉलपेपर भी ख़रीदना पड़ता है। तो क्या यहाँ दिख रहा है, वेब फॉन्ट्स ऑन फॉन्ट्स फॉर web.com, या फिर हम इससे भी जा सकते हैं, गूगल से भी जा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। कौन बोलो कि अब गुल शेर गुल हो गया, अब तुम लोगों का क्लास अब कल होगा। देखो तो इसमें कोई अच्छा लग रहा है अपने को? ये वाला ले सकते हैं क्या? हाँ, क्लिक करते हैं। अब ये पूरा का पूरा वो ज़्यादा भयानक नहीं है। क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसे। आ गया ये जिप फाइल। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग वापस। अब इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर, एक फोल्डर मिलना चाहिए, कहाँ भाग गया ये? शॉर्ट बाय डेट, असेंडिंग ऑर्डर, नहीं आया। कहाँ आ गया?
ये वाला एक फाइल खोलिए ना खोलने से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है बुआ। हाँ नहीं हुआ है एक्सट्रैक्ट हियर, हुआ है ना? तब यस टू, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करोगे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दे देगा। काहे चिंता करता है, रुको तो जरा। अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ़ोन, ये फोल्डर? CSS प्रोजेक्ट। देखो इसमें देख के बताओ तो यही है का? पकड़ा गया, अब कहाँ भागेगा ये? यही था ना? क्या करने वाले हैं मालूम? एक्सट्रैक्ट फाइल कहाँ ले जाइएगा, यहीं से लोकेट कर देंगे कि कहाँ जाना है तुमको। तो हमसे बच के कहाँ जाएगा? हो सकता है पहली बार में थोड़ा चकमा दे। कहाँ गया ये? CSS प्रोजेक्ट है कहीं? फोर्थ रो बोल रहा है, मतलब इसमें ना फॉन्ट्स आ गया सारा फॉन्ट इसके अंदर, यही तो चाहिए था। ओके, अब इस फॉन्ट को यूज़ कैसे करोगे? चाहो तो इस फॉन्ट, पूरे फॉन्ट को, इसमें से हमें जो चाहिए वो फॉन्ट कौन सा है? तो फॉन्ट वाला एक्चुअल में फाइल ये है, देखो फॉन्ट वाला फाइल ये है। हाँ, या तो TTF होगा या ये वो फॉर्म, ये होगा, PNG नहीं होगा, PNG नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, ये CSS तो उसका CSS का फाइल है। जो हमें चाहिए वो TTF चाहिए, जो नहीं है। और अगर हम दूसरे जगह से भी फॉन्ट करना चाहें, यस कर सकते हैं, जैसे गूगल फॉन्ट पे ही आ जाते हैं। ये भी बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी हम लोग कोई फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो मेरे को ढंग का लगता हो। ढूंढना पड़ेगा, देखो ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, बिकॉज स्टाइलिंग जो काम है, हाँ समय दीजिए और चूज़ कीजिए जो अच्छा लगे उसको। अच्छा हिंदी में मिल रही है, क्या अधिकार है? अभिव्यक्ति का? चलो यही ले लेते हैं, चलेगा? बाद बाकी आप लोग खोज लीजिएगा। मान लीजिए ये चाहिए मेरे को, गेट फॉन्ट। अब क्या करना है मुझे? डाउनलोड करना है? जी हाँ। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग दोबारा। क्या यही रहा क्या? यही है ना? यहाँ आ जाते हैं फोल्डर में। क्या करेंगे यहाँ से? एक्सट्रैक्ट फाइल। और इस भाई साहब को कहाँ डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर दें? डायरेक्ट इसको हम CSS प्रोजेक्ट के अंदर यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब ज़रा आकर के देखूँ मैं क्या मिला। ये मिला, ये TTF है, ये नहीं हुआ। ये क्या है? मुझे ये वाला ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हम उठा के कहाँ डाल देंगे? इसका कान पकड़े और खींच के कहाँ ला के छोड़ देंगे? इस पे छोड़ देंगे तो इससे होगा क्या? ये उसी लोकेशन, नहीं अभी आया उस लोकेशन पे क्या? नहीं आया ना। अब आया कि नहीं आया? अभी भी यही था ना। कॉपी किए इसको और उत्तरी फॉन्ट है ना। अच्छा ये लोकेशन है। अब आ गया मेन फोल्डर में, यही ना मेन फोल्डर था। अब इसका नाम चाहे तो ये थोड़ा ज़्यादा गब्बर टाइप का नहीं है। हाँ, माई
माई फॉन्ट्स, नाम इसका थोड़ा बदल दिया हूँ मैं, यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम? तो यूज़ करने के लिए हम अपने style.css में जाएंगे और इस फॉन्ट को यूज़ करने के लिए मुझे लिखना होगा @fontface, और यहाँ फॉन्ट फैमिली में इसका जो नाम डालने हैं वो डाल दो। तो इस फॉन्ट फैमिली का नाम क्या डाल देते हैं? हबनेट। और यहाँ URL में डाल दो उसका नाम। इसका नाम क्या है बता? माई फॉन्ट। क्या डालेंगे यहाँ पे? myfont.ttf। चूँकि सेम लोकेशन है इसलिए डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, अगर लोकेशन कुछ और होता तो वो डाल देते। अब जब भी मुझे किसी का भी फॉन्ट चेंज करना है तो इतना कहानी नहीं करने की ज़रूरत है, ये इतना कहानी नहीं करने की ज़रूरत है, फॉन्ट वेल्ट और फलाना ढेकाना नहीं। चलो वो तो रख सकते थे, ये बदल करके हम क्या डाल देंगे यहाँ पे? फॉन्ट फैमिली क्या लिखने वाला हूँ मैं अब? यहाँ लिखने वाला हूँ फॉन्ट फैमिली हब नेट, दैट्स इट। यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा? फॉन्ट फैमिली हब नेट, डबल कोट्स के अंदर। चेंज करके देख लें? हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। आ जाओ, चीज़ें चेंज हो गई, समझ में आया? तो ये हुआ खुद का एक फॉन्ट बनाना। हमने कोई फॉन्ट डाउनलोड किया, अपने हिसाब से उस फॉन्ट का कुछ नाम डाल दिया, अब उसको हम जहाँ यूज़ करना होगा अब किस नाम से यूज़ करेंगे? हबनेट के नाम से। तो ये हम लोग आज सीखे कि कैसे हम अपने वेबसाइट के ऊपर चाहे ऑनलाइन मोड में फ़ॉन्ट को लगाएंगे या ऑफलाइन मोड में फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना